झारखंड की प्रमुख खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। स्वागत है आपका न्यूज 21 भारत में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार रह चुके सुनील तिवारी को रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनील तिवारी की गिरफ्तारी रांची से बाहर इटावा से हुई है। सुनील तिवारी को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीम का गठन किया गया था। आरोपी सुनील तिवारी को रांची लाया जा रहा है और उनसे अरगोड़ा थाना में पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी पर एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। खूंटी की रहने वाली युवती ने अशोकनगर निवासी सुनील तिवारी के खिलाफ अरगोड़ा थाने में बीते 16 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक विरोध करने पर शराब के नशे में सुनील तिवारी ने उसके साथ मारपीट की। किसी तरह वो खुद को बचाने के लिए छत पर जा छुपी, लेकिन सुनील तिवारी वहां भी आ गए और छत पर ही उनके साथ दुष्कर्म किया। बता दें कि सुनील तिवारी के खिलाफ युवती ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके अलावा बाल श्रम कानून के तहत भी आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस लगातार आरोपी सुनील तिवारी के घर जा रही थी, लेकिन वह फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि रांची से बाहर छुपा हुआ है। इसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। रांची के बड़े दवा कारोबारी अश्वनी राजगढ़िया द्वारा खुदकुशी करने की हुई कोशिश की खबर उछलने के बाद एक ऑडियो खूब वायरल हो रहा है। दावा है कि यह ऑडियो अश्वनी राजगढ़िया ने अपने पिता को भेजा है। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि न्यूज 21 भारत नहीं करता। अब तक अश्वनी राजगढ़िया से किसी तरह की पूछताछ नहीं की गई है। अश्वनी राजगढ़िया के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां लगातार सामने आ रही है। पुलिस हर बिंदु पर तहकीकात कर रही है। वहीं डॉक्टर देबुका से एक अन्य व्यक्ति राजेश कसेरा ने भी जमीन दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए की ठगी की है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि अश्वनी राजगढ़िया ने अपने वायरल ऑडियो में क्या कहा। पापा, आई एम सॉरी। हम आपका सारा इज्जत ख़त्म करती। आज हम डॉक्टर देबुका का न्यूज़ देखे पेपर में। पापा, बस हम आपको इतना ही कहेंगे, पापा ये ब्लेम झूठा है। सर 40 लाख रुपए इंटरेस्ट एक बार मुझे दिए थे। उनका जेन्युइनली वो इंटरेस्ट ले रहे थे। मैंने उनको 30 लाख रुपए वापस भी कर दिया है। सिर्फ उनका 10 लाख रुपए था और उनका मेरे पास सारा व्हाट्सएप में प्रूफ है कि वो 10 लाख रुपए का ही मेरा इधर का सिर्फ इंटरेस्ट बाकी था। मैंने उनको हर महीना दे रहा था, फिर भी वो ऐसा कर दिए। हम झूठ नहीं बोल रहे पापा। हम खुद भी अपने बच्चों की कसम, हम सब कुछ करने खुद दे लिया है कि सारा कुछ हम एक एक करके यहाँ डिस्पोज अप कर देंगे, लोगों का कर देंगे। हर आदमी मेरे को जो भी बोला हम सब कुछ बर्दाश्त किए, क्योंकि अभी मेरा समय ख़राब है। मेरा थोड़ा सा समय क्या ख़राब हुआ, लोग मेरे साथ ख़राब हो गया। हम एक एक आदमी को जब जो बोला हम हर कुछ किए उसके लिए। जैसे जिसका रहा जेन्युइनली हम पैसा दिए। लोग में से जब जो बोला सब इंटरेस्ट पे लगाते थे। जब तक अच्छा हुआ सब कुछ ठीक था। जब ख़राब हो गया तो सब मेरे पैसे करने लगे कि हम जैसे बहुत बड़े बेईमान हैं। हम कभी किसी के साथ गलत नहीं किए। जो था ठीक है, मेरा समय ख़राब हुआ, कुछ परिस्थिति मेरे से कराया। बट पापा हम सच बोल रहे हैं और कोई झूठ नहीं बोल रहे। मेरे को नहीं पता हम क्या करेंगे, हम कैसे फेस करेंगे बच्चों को, मम्मी को, खुशबू को। हमको कुछ नहीं समझ आ रहा। हम सच में झूठ नहीं बोल रहे। जब अच्छा था तो सबको ये नहीं समझा कि क्या है नहीं है, अश्विनी को क्या प्रॉब्लम है। हम सब कुछ के लिए, सब लोगों के लिए सब कुछ किए समय समय पे। अपना जो बेस्ट होता है। हम थोड़ा सा उलझ गए, लोग मेरे साथ बेईमानी कर लिया, मेरे पैसे रख लिए, मेरे को वापस नहीं कर रहे। मेरे को दिक्कत हो रहा था आगे देने में, इसीलिए सारा कुछ गड़बड़ हो गया पापा। कोई नहीं रहा पापा। पापा सॉरी पापा। ये मेरा आखिरी मैसेज। इसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। पर हम सच बोल रहे पापा। मेरे मरने के बाद बस देबुका जी को इतना पूछ लीजिएगा, सर बता दीजिए वो लड़का सही था कि गलत था, और कुछ नहीं पापा। बस इतना पूछ लीजिएगा पापा, मेरा आत्मा को शांति हो जाएगा पापा। आज कोई भी नहीं है पापा मेरे साथ। हम एकदम अकेले पड़ गए।
पापा हर आदमी को दिल से हेल्प किए, हम हर कुछ लोगों को दिल से हेल्प किए कि चलो ठीक हो जाएगा, मेरा लॉस हुआ है। हम लोगों का इंटरेस्ट पेमेंट किए कि धीरे धीरे हम सब लोगों को ठीक कर लेंगे, फिर से कर लेंगे। पर जब खराब होते गया पापा, सब एक एक चीज करके उलझते गया, लोग थोड़ा भी भरोसा नहीं किया। जब हम इतना साल लोगों को हेल्प किए, इतना साल लोग मेरे साथ काम किया, थोड़ा सा मेरा पैसा फट गया कोविड में, अब सब लोग को लग रहा है हम बुरे हो गए। हम यही थे पापा, सब कुछ डिस्पोज अप करके फिर से मेहनत करते, हम वापस जॉब कर लेते। मेरे को कोई शर्म नहीं था, बस मेरा था कि लोगों को हम जेन्युइनली पैसा लौटा दें। जब तक मेरा समय भी ठीक था, सबके साथ देता था। अब कोई पूछता भी नहीं है कि तुमको क्या प्रॉब्लम हो गया, जेन्युइनली क्या दिक्कत हो गया। सब मेरे को एटीएम की तरह यूज किया कि चलो यार, इससे जो भी है जैसे भी, हम जेन्युइनली एक पैसा नहीं रखे अपने पास। पापा प्लीज अब घर में सब लोगों का ध्यान रखिएगा। हम बहुत कुछ सोचे थे आप लोग के लिए करेंगे, बच्चा लोग के लिए करेंगे, सब ऐसा हो गया। मैं न मरने का मन था पापा, फिर भी हम जा रहे। विधानसभा में नमाज को लेकर राज्य में हो रहे घमासान पर कांग्रेस के त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम के प्रभारी डॉक्टर अजय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर धर्म को लोकतंत्र के मंदिर से दूर रखने की सलाह दी है। वहीं डॉक्टर अजय के सलाह पर प्रदेश भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि अजय कुमार का बयान कांग्रेस के दोहरे राजनीति चरित्र को उजागर करता है। सभा में नमाज स्थल आवंटन किए जाने के मुद्दे पर भड़के जन आक्रोश से डरकर कांग्रेस अब डॉक्टर अजय के जरिए इस मांग से पीछे हटती दिख रही है, जबकि कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के भीतर इस मांग को पुरजोर समर्थन किया था। देखिए, विधानसभा में नमाज स्थल बनाने के मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा राजनीतिक चरित्र पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया। विधानसभा के भीतर उनके पार्टी के विधायकों ने नमाज स्थल का पुरजोर समर्थन किया, लेकिन जिस तरीके से जनता का आक्रोश सड़कों पर दिखा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विधानसभा में हमारे माननीय विधायकों ने सशक्त प्रदर्शन किया, तो सरकार को झुकना पड़ा और अब इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। अब कांग्रेस ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने कद्दावर नेता डॉक्टर अजय कुमार जी से यह बयान दिलवाया कि विधानसभा में किसी भी प्रकार का पूजा स्थल या धार्मिक स्थल नहीं बनना चाहिए। भाई, हम तो कहते हैं कि अगर कांग्रेस का यही स्टैंड था तो विधानसभा के भीतर उन्होंने इस स्टैंड को क्यों उजागर नहीं किया। अब जाहिर तौर पर जनता का जो जन आक्रोश था उसको देखकर कांग्रेस डर गई है और इस मुद्दे पर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। तभी डॉक्टर अजय कुमार जी ने ऐसा बयान दिया जो यहाँ के विधायक दल के नेता और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे उनके बयान के विपरीत है। यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बीआईटी मिश्रा में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ओपन राउंड के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 सेमेस्टर के कोर्स में सभी कोटि के इच्छुक स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। संस्थान की ओर से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2021 की संध्या 5 बजे तक है। मेरिट लिस्ट 20 सितंबर को जारी किया जाएगा, जबकि साक्षात्कार और चयन सूची 21 सितंबर को जारी होगा। एडमिशन की अंतिम तिथि 24 सितंबर निर्धारित की गई है। एडमिशन से संबंधित ज्यादा जानकारी लेने व एडमिशन फॉर्म संस्थान के वेबसाइट unipoly.bitmisra.ac.in पर ऑनलाइन भरा जा सकता है। कोविड महामारी की स्थिति में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो उसकी जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह सूचना विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक के निदेशक और आदिवासी कल्याण आयुक्त ने संयुक्त रूप से जारी की है। मालूम हो कि विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक मिश्रा झारखंड सरकार के कल्याण विभाग व बीआईटी मिश्रा का एक संयुक्त कार्यक्रम है। यह पूर्णतः आवासीय संस्थान है। कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन सिर्फ झारखंड के निवासी ही कर सकते हैं। दरअसल कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या 19/7/2019 के अनुसार अंचलाधिकारी अथवा उच्च स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में थर्ड जेंडर किन्नरों ने अपने हक अधिकार को लेकर प्रदर्शन किया। नाचते गाते किन्नरों ने संदेश देते हुए कहा कि समाज में हमें सम्मान नहीं मिलता,
सरकार भी हमारे साथ नाइंसाफी करती आई है। दूसरी ओर विभिन्न विभाग में भी हमारी कोई उपस्थिति नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें भी सम्मान और रोजगार का अवसर दे, ताकि हम अपना समुदाय और अपने जीवन स्तर सुधार सकें। का दिन है, लेकिन झारखंड में हम कोई भी उत्सव नहीं मना पाते हैं, क्योंकि झारखंड की सरकार 2014 से हो रही है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट ने ये कहा था कि सारे राज्यों को वेलफेयर बोर्ड बनाने का, लेकिन 2014 से 2021 आ गया, लेकिन हमारे लिए वेलफेयर बोर्ड तक नहीं बनाया गया। आज तक हमारे लिए आवास योजना नहीं दी गई, हमें रोजगारों से जोड़ा नहीं गया, हमें शिक्षा से जोड़ा नहीं गया, हमारे लिए कहीं शौचालय नहीं है, हमारे लिए कोई सामुदायिक भवन नहीं है। तो बताइए हम कहाँ जाएं? सरकार को हम पत्र देते हैं, सरकार पत्र को रिसीव करके उसके बाद हमारे लिए कोई विकल्प नहीं होता कि हम क्या करें। हमें मांगना पड़ता है। लोग कहते हैं हिजड़े मांगते हैं, सड़कों पर दिखाई देते हैं। अरे भाई, हमें आपने भी मांगने लायक ही रखा है ना हम रोजगार कर सकते हैं, हमें घर से निकाल दिया जाता है। हम कहाँ जाएँ? हमें कौन रखेगा? हमें कौन जॉब देगा? हमें कोई नहीं जॉब देता। अरे भाई, मौका तो देकर देखिए। हम तो अर्धनारीश्वर हैं, हमें स्त्री और पुरुष की दोनों की ताकत है। हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जाता है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए सरकार को ये बताने के लिए कि हम भी झारखंड में हैं, हमारे बारे भी सोचिए, हमारे लिए भी शौचालय बनवाइए। अरे हमें भी दिक्कत होती है, हमें भी कठिनाइयाँ होती हैं। एक शौचालय तक तो आप बनवा दीजिए अपने रांची शहर में या झारखंड में कहीं पे। नहीं है, हमारे लिए सामुदायिक भवन नहीं है, हमारे रोजगार का कोई साधन नहीं है, शिक्षा का कोई साधन नहीं है। वही हम सरकार को आज जागरूक करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सरकार हमारे बारे सोचे। झारखंड पुलिस में वर्ष 2017 में बहाल 6800 जवानों की नौकरी कभी भी जा सकती है। 4 साल से राज्य के 24 जिलों में नौकरी कर रहे इन जवानों की नियुक्ति में अनियमितता के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। झारखंड पुलिस के 6800 जवानों की नौकरी जा सकती है। झारखंड पुलिस में 2017 में बहाल 6800 जवानों की नियुक्ति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हाईकोर्ट से जारी एक आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने 2017 में बहाल सभी जवानों को नोटिस भेजकर बताया है कि उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। उन्हें अपने पक्ष में कुछ भी कहना है तो वे जवानों की सूची के साथ पुलिस मुख्यालय को अवगत कराएं, ताकि ससमय हाईकोर्ट में उनका पक्ष रखा जा सके। पुलिस मुख्यालय ने जवानों को यह नोटिस सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, इकाई प्रमुख के माध्यम से तथा समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन के माध्यम से जारी किया है। बेरमो में सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के जीएम कार्यालय के समक्ष पार्क में साफ सफाई का कार्य कर रही 2 महिला सीसीएल कर्मी गाय के अचानक हमले से घायल हो गई। घायल दोनों महिलाओं का इलाज कथारा क्षेत्रीय अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी की माने तो महिला सीसीएल कर्मी साफ सफाई का कार्य पार्क में कर रही थी। उसी दौरान पार्क का बाउंड्री टूटा होने के कारण गाय प्रवेश कर गई और कार्य कर रही महिला पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें 2 महिला कर्मी घायल हो गई। वहीं महिला कर्मी के घायल होने की सूचना पर श्रमिक संगठन राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के कथारा अध्यक्ष अजय कुमार सिंह महिलाओं को देखने कथारा क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल महिलाओं से मिलकर उनका हाल जाना। गाय मारा कहाँ पे? पार्क में। कौन पार्क? जीएम ऑफिस। ये क्या कर रहे थे वहाँ पे? घास छोड़ा। अच्छा, उस दोनों गाय मार दिया घुस के। उस दरमियान में आप लोग को वहाँ व्यवस्था नहीं, जब ऑफिस गए तब वो मंडल सर के बोले तब दिए। क्या नाम है? मंडल सर। हम लोग सब खाते में भी उनका क्या हुआ? उसके अंदर गाय घुस गया। हाँ, सब गाय सब घुसता है। सभी श्रमिक संगठन के लोग, जनप्रतिनिधि, प्रबंधन के लोग को लगातार इस बात की जानकारी देते रहे कि इस पार्क की मरम्मती अतिशीघ्र कराई जाए, लेकिन आज तक उस पार्क का मरम्मती नहीं हो पाया। उसके रख रखाव में कुछ महिला कामगार उसमें काम करती हैं, और आज जैसा कि उसके रख रखाव साफ सफाई में महिला कामगार जब अंदर काम कर रही थी तो उस पर जो जानवर है, वो जानवर का हमला महिलाओं के ऊपर हुआ, जिसमें 2 महिलाएं घायल हुई हैं। मैं महाप्रबंधक से मांग करता हूं कि अति शीघ्र उसकी 4 दीवारी की मरम्मती हो, और जो इस क्षेत्र का एक एसेट है वो एसेट का सुंदरीकरण अच्छे ढंग से हो और उसका सदुपयोग हो सके। बेरमो के चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय के सभागार में चंद्रपुरा प्रखंड के प्रमुख, उप प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्यों की आपसी मतभेद के कारण
लगभग 3 वर्षों के बाद बीते कल सफलतापूर्वक बैठक संपन्न हुई। प्रखंड के 26 पंचायत के पंचायत समिति सदस्यों को 1 करोड़ 32 लाख रुपया सरकारी योजनाओं के तहत खर्च करना होगा, जिसमें नियम और शर्तें लागू हैं। प्रत्येक पंचायत समिति सदस्य को 5,09,000 रुपया टाइड एवं अनटाइड के अनुसार खर्च करना है। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख अनीता गुप्ता, बीडीओ संदीप कुमार मधेसिया, उप प्रमुख अनिल कुमार महतो, जीपीएस मिथिलेश पांडे, मनोज नाजिर एवं 19 पंचायत समिति सदस्यों में मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज पंचायत समिति का हम लोग स्पेशल बैठक बुलाए हैं हम लोग और सभी लोग आए हैं और हमारे पास जो है टाइट फंड में 2,57,59,074 रुपये और अनटाइट फंड में 74,80,885 रुपये हुआ प्रति पंचायत समिति। टाइट फंड में 2,21,502 रुपये और अनटाइट फंड में 2,87,000 रुपये प्रति पंचायत समिति हुआ। इसके आधार पर हम लोगों ने योजना इन लोगों से डिमांड किया है और जो सरकार का गाइडलाइन है उसके आधार पर हम लोग इन लोगों से योजना मांगे हैं। ये लोग सब लोग योजना दे दिए हैं और हम लोग उसको पारित करते हुए इस योजना को कार्यान्वित करेंगे। जिला प्रशासन चुनाव के लिए तैयारी पूरी है। कितना चुनौती है ये 2 महीना में आप लोग काम पूरा? पूरी चुनौती तो बहुत है, लेकिन चुनौतियों को ही अच्छे से निर्वहन करना हम लोग प्रशासन के काम है। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि ये काम 1-2 महीने के अंदर हो। आज कितने सदस्य मौजूद? आज सदस्य कितने आए हैं? 19 सदस्य हैं। तो सर जो उपस्थित नहीं हुए हैं उनके लिए वो लोग भी देंगे पास। और जो जिनका निधन हो चुका है उसमें मुख्य प्रमुख माननीय प्रमुख जी और प्रमुख जी जो योजना पास करके देंगे हम लोग उसको योजना, क्योंकि प्रमुख और प्रमुख का दायरा पूरे प्रखंड का होता है। अगर वो उनके ये लोग दोनों लोग जो भी योजना स्वीकृत करके देंगे उसको हम लोग। कुल कितनी राशि खर्च होगी? कुल बताए तो टाइट फंड में नहीं, टोटल तो 1 करोड़ 32 लाख 2300 26 पंचायत समिति। लोहरदगा में पुराने लैंप्स में नरकंकाल मिलने से वहां दहशत का माहौल है। इस मामले को लेकर बगड़ू पुलिस को सूचना दी गई है। यह पूरा मामला बगड़ू थाना क्षेत्र के हेसा पीढ़ी गांव का है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि मौके पर से एक खोपड़ी, हड्डियां, बाल, कपड़े, चप्पल, बेल्ट बरामद किया गया है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून को काला कानून बताते हुए भाकपा ने सरकार को चुनौती देने की बात कही है और इस कानून को वापस लेने के लिए आगामी 27 सितंबर को देशव्यापी बंद भी बुलाया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने बंद को लेकर पार्टी के तमाम पदाधिकारी व कर्मचारियों को निर्देश भी दिए हैं कि सभी एकजुट होकर तमाम पंचायत और बूथ लेवल से 4 दिन पूर्व तैयारी करेंगे और 27 को अपने अपने क्षेत्र में जरूरी व्यवस्था को छोड़ संपूर्ण भारत बंद में समर्थन करेंगे। रांची में आयोजित किसान कन्वेंशन कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भाकपा पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां 27 के बंद को लेकर चर्चा और रणनीति तय की गई। करेंगे, रेलवे जाम करेंगे, हम पूरे नगर को ठप करेंगे। अब जितना हम ये स्वास्थ्य, पानी, बिजली इस सब को हम नहीं करेंगे। जो जरूरी चीज़ें हैं, जरूरी सेवाएं हैं, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मालूम है कि लगभग 9 महीना होने जा रहा है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। उन्होंने भयंकर जाड़ा भी, ठंडक भी बर्दाश्त किया, गर्मी भी बर्दाश्त किया और फिर बरसात में भी भारी बारिश में। अब दिल्ली में इस बार 77 बरस के बाद सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। उस बारिश को बर्दाश्त किया और तब भी किसान नेताओं ने, जो संगठन समिति है, समितियों ने तय किया है कि हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक तीनों काला कानून वापस नहीं होगा, एमएसपी का कानून नहीं बनेगा। हम उसी को वही कानून, अब जो देश की सरकार ये सोचते थे किसान का आंदोलन धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन मुजफ्फरनगर में जहाँ 7-8 लोग किसान जमा हुए, यह साबित कर दिया कि किसानों का आंदोलन कम नहीं हुआ है बल्कि तेज हुआ है और आगे तेजी से बढ़ेगा। और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक तीनों काला कानून वापस नहीं होता। आज का जो कन्वेंशन है ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति, हम लोगों ने 4-5 मीटिंगें की और आज का जो गोलबंदी इस बात का अभिव्यक्ति है कि झारखंड के किसान लड़ेगा। झारखंड के किसान इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जब हिंदुस्तान के किसान कॉरपोरेट को चुनौती दे रहा है
अमेरिकी साम्राज्यवाद को चुनौती दे रहा है, तो झारखंड भी इससे पीछे नहीं रहेगा। कि झारखंड में जो सबसे खतरनाक बात है कि यहाँ जल जंगल जमीन का हम लोग सोचे थे कि हेमंत सरकार आने के बाद इसमें रोक लगेगी, लेकिन इसमें रोकने के बजाय वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो पिछले दिनों में रघुवर सरकार गवर्नमेंट ने वो चल चुका है। हम लोगों ने मांग किया 2017 का जमीन अधिग्रहण कानून को वापस करो, अभी तक वो वापस नहीं किया। हम लोगों ने मांग किया कि आप जुडिशियल कमीशन बनाओ विस्थापन के सवाल पर, इसने नहीं किया। और खुद मुख्यमंत्री ने कल असेंबली में ये कहा कि हम जानते हैं कि विस्थापन का जो दंश है, सारे लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सारा सवाल रहेगा, लेकिन साथ साथ राष्ट्रीय सवाल भी रहेगा। दोनों को जोड़ करके झारखंड में हम व्यापक लड़ाई के लिए जाएंगे और नीचे स्तर पर हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी, विभिन्न सामाजिक संगठन, जन आंदोलन का संगठन, छात्र, युवा, नौजवान, महिलाएं, सारे लोग शामिल होंगे और 27 तारीख को ऐतिहासिक बंद को हम सफल करेंगे। किसान समन्वय संघर्ष समिति जब से बनी है, ऑल इंडिया के स्तर पर 300 किसान संगठन काम कर रहे हैं। राज्य के अंदर भी, झारखंड के अंदर भी 1 दर्जन से अधिक किसान संगठनों को हमने एकजुट किया है और राज्य के स्तर पर हम लोग आंदोलन लगातार चला रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर से जो भी फरमान जारी होता है, राज्य के अंदर भी उसको लागू करते हैं। ये सरकार जो झारखंड के अंदर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, उस सरकार से बहुत उम्मीद था लोगों को, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया। किसान विरोधी हरकत के कारण, आदिवासी विरोधी हरकत के कारण, सांप्रदायिकता के कारण। लेकिन ये सरकार भी उसी काम को दोहरा रही है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जनहित के कोई भी काम ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भी नहीं कर रही है। लैंड बैंक के सवाल पर वही हालत है जो रघुवर सरकार में था। जो सरकार, वो रघुवर सरकार में भ्रष्टाचार था, आज भी है। जो जमीन की समस्या, भूमि अधिग्रहण की समस्या जो रघुवर सरकार में था, आज भी कायम है। तो ये सरकार से बहुत उम्मीद था, इसलिए आज कन्वेंशन के माध्यम से मांग करना चाहेंगे कि झारखंड राज्य की विशेष सत्र बुला करके विधानसभा के और किसान विरोधी तीनों काला कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव पास करे और एमएसपी के लिए कानून झारखंड राज्य के अंदर भी बनावे। अन्यथा तो बाध्य होकर के हम लोग आंदोलन पे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी खिलाफ, जब से यहाँ के किसान, यहाँ के दलित, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के सामाजिक संगठनों के लोग सड़कों पर उतर करके विरोध किए, तो इस सरकार के खिलाफ भी हम उतरेंगे और 27 जो सितंबर है उस भारत बंद, उसको सफल बनाने के लिए हम नीचे स्तर तक जो है, हमारे पास समय है, नीचे स्तर तक मीटिंग करके और हम 27 तारीख को भारत बंद को सफल बनाएंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में अग्रणी मोर्चा संगठन के अध्यक्ष एवं विभाग के चेयरमैन की बैठक आज कांग्रेस भवन रांची में संपन्न हुई। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर व मोर्चा संगठन प्रभारी रविंद्र सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। नियोजन नीति पर सदन में भी बहुत चर्चा करने का प्रयास किया गया। दुर्भाग्य ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी में सदन में कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। वरना नियोजन नीति पर भी चर्चा होती और 27% जो हम लोगों का मूल मुद्दा है कि ओबीसी को आरक्षण देने की बात हम लोगों ने कही है, उस पर सारे विषयों पर चर्चा होती है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया है, लेकिन हम बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी से और अपने CLP लीडर आदरणीय आलमगीर आलम साहब को लेकर के एक बैठक करके, और बहुत सारी बातें हैं जो आई है अब तक सामने, उन सारी बातों पर डिस्कशन कर रहा है। वो चाहे नियोजन नीति का मामला हो, चाहे जेपीएफ के जो अभ्यर्थी घूम रहे हैं सड़कों पर उनका मामला हो, चाहे वो जो 11 जो जिले हैं जिनमें नियुक्ति नहीं हो पाई है इतिहास के शिक्षकों का, उनका मामला हो। सभी बातों पर गंभीरता से पेट्रोलियम जो डीलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि यहाँ टैक्स ज़्यादा होने के कारण कुछ दिक्कतें आती है और लोगों की मांग रहती है कि अगर टैक्स में थोड़ी राहत मिलेगी तो जनता को भी राहत मिलेगी। उन सारे विषयों पर हम लोग बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर है जो आप हमारे चैनल को देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।